नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन इन सोशल रिसर्च। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर रिसर्च के लिए। जब हम रिसर्च में डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको डाटा कलेक्शन किस तरह से करना है, क्योंकि विषय के अनुरूप डाटा कलेक्शन के लिए हम जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत प्राप्त करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, तो कौन से होंगे, किस आधार पर होंगे, कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। क्योंकि इसके सही जानकारी ना होने पर हमारा डाटा कलेक्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है। किसी भी रिसर्च को करने के लिए हम दो तरह के तथ्यों का आवश्यक रूप से प्रयोग करते हैं। वो तथ्य बिल्कुल सही होने चाहिए, उचित ढंग से कलेक्ट किए हुए होने चाहिए। लेकिन जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि वो कलेक्ट कैसे होते हैं, कौन सा अच्छा रहेगा हमारे रिसर्च के लिए, तब तक हम सही जानकारी के अभाव में रिसर्च को एक नकारात्मक दिशा की तरफ ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डाटा कलेक्शन करने के लिए हमको महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। किसी भी अनुसंधान के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता वास्तविक सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करने में सफल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तविक तथ्य संकलन करने के बारे में सही जानकारी नहीं मिली तो वो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता की बहुत अधिक मेहनत भी बेकार चली जाती है। बहुत अधिक पैसा खर्च जो करता है, समय खर्च करता है, अपनी क्षमता का वहाँ उपयोग करता है, वो सब बेकार हो जाएगा अगर उसकी सही जानकारी नहीं है। तथ्य की बात हम जब कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन यानी तथ्य क्या है? तथ्य से मतलब वैश्विक एवं निरीक्षण योग्य प्रत्युत्तरों से है, जो या तो पहले से आलेखित होते हैं या फिर अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के समकक्ष जाकर उसको प्राप्त करता है। अर्थात वहाँ पर जो निरीक्षण करता है या उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो इस तरह से दो तरीके से होता है। एक तरह से प्राथमिक होता है, एक तरह से द्वितीयक होता है। अर्थात शोधकर्ता दो प्रकार की सूचनाओं या आंकड़ों का को इकट्ठा करता है। एक तो आता है प्राथमिक तथ्य और दूसरा होता है द्वितीयक। अब प्राथमिक क्या है? प्राथमिक तथ्य सामग्री सबसे प्रथम स्तर पर एकत्र की जाती है, यानी शुरुआत के समय पर एकत्र की जाती है, एवं उसके संकलन एवं प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर है जो शोध करता है, जिसमें मौलिक रूप से उसने एकत्रित किया है। ऐसा यंग साहब कहते हैं। यानी एक तरह से रिसर्चर पर पूरा उत्तरदायित्व रहता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो कैसे उसने इकट्ठा किया है। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जिम्मेदार शोधकर्ता होता है। द्वितीयक सामग्री क्या होती है? वह है जिसे मौलिक स्रोत से पहले ही संकलित किया गया था, किसी और ने कल संकलित किया था, जिसे प्रकाशित किया है या लागू करने का कार्य करने वाला व्यक्ति उससे भिन्न होता है। यानी वो व्यक्ति नहीं होता है, वो शोधकर्ता नहीं होता है जो वास्तव में द्वितीयक स्रोत प्राप्त करता है। जिसने उसे प्रथम बार एकत्र किया है वो अलग व्यक्ति होता है। इस तरह से रिसर्च में हम प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों के आधार पर रिसर्च को आगे रिपोर्ट तैयार करते हैं। यंग साहब ने बताया है कि सामान्यतः स्रोतों को प्रलेखी और क्षेत्रीय स्रोतों में बांटा जा सकता है। अब अगर हम बात करें प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में हमको डिफरेंसेस क्या दिखाई पड़ते हैं। अगर हम प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक वाला अधिक मौलिक होता है, जबकि द्वितीयक वाला इतना मौलिक नहीं होता है। अगर हम प्राथमिक की बात करते हैं तो उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। हम उस पर विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं ज़्यादा क्योंकि हम उसको खुद इकट्ठा करते हैं, जबकि जो द्वितीयक होता है उस पर कम विश्वास किया जाता है क्योंकि वो दूसरे ने इकट्ठा किया था। इसके साथ साथ जो भी हम प्राथमिक करते हैं वो एक तरह से नवीन होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो पहले किसी के लिए नवीन रहा, वो हमारे लिए वो नवीन नहीं है, हमारे लिए वो पुराना तथ्य है। प्रथम बार प्रयोग करने वाला हम प्राथमिक कहलाता है और बार बार जो प्रयोग किया गया होता है वो द्वितीयक कहलाता है। शोधकर्ता स्वयं के निर्देश से करता है, यानी खुद ही उसको अपना निर्देश देता है, उस तरह से वो प्राथमिक होता है। जो अन्य के द्वारा निर्देशित होता है वो एक तरह से द्वितीयक हुआ। अपने अध्ययन की आवश्यकता अनुसार जो इकट्ठा किया जाता है वो प्राथमिक होता है और पूरी तरह से हम जब दूसरे पर निर्भर होते हैं वो द्वितीयक होता है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्राथमिक पे हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, द्वितीयक पे हम कम विश्वास कर सकते हैं। अब बात आती है प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत क्या क्या हैं, क्योंकि किसी भी रिसर्च के लिए प्राथमिक स्रोत इम्पॉर्टेंट स्रोत होते हैं, जिसमें कई रूप हो सकते हैं। जैसा कि शुरुआत में बात हो चुकी, प्राथमिक वो है जो प्रथम बार अनुसंधानकर्ता रिसर्च के दौरान कलेक्ट करता है। इसमें पूरा विवेक, पूरा तर्क, पूरी जानकारी
अनुसंधानकर्ता के ऊपर है वो किस तरह से इकट्ठा करता है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता को अपने टॉपिक के अनुरूप जो उचित लगता है उसके जरिए वो कलेक्ट करता है। इसमें प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत में हम प्रत्यक्ष निरीक्षण व अवलोकन की बात करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्रोत या प्राथमिक जानकारी प्राप्त करता है, अर्थात स्वयं अध्ययन स्थल पर जाकर विषय से संबंधित घटनाओं का, वस्तुओं का, व्यवहारों का स्वयं निरीक्षण करता है, अपनी आंखों से देखकर, अपने कानों से सुनकर वहाँ पर निरीक्षण करता है, और उस तरह से जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो प्राथमिक कहलाता है। समुदाय के वहाँ पर रहन सहन कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, तीज त्योहार कैसा है, लोग का व्यवहार कैसा है, अर्थात लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो उन सब का वो अवलोकन करता है। वो एक तरह से प्राथमिक तथ्य एकत्रित करता है। इसमें अनुसंधानकर्ता कभी सहभागी अवलोकन का प्रयोग कर लेता है, कभी असहभागी अवलोकन का प्रयोग कर लेता है। आगे चलकर जब हम अवलोकन वाले टॉपिक की बात करेंगे तो डिटेल में जानकारी होगी। अर्थात सहभागी यानी अनुसंधानकर्ता उसमें भाग लेता है घटना या समस्या में, तब तो सहभागी हो गया। जब घटना या समस्या में भाग लिए बगैर दूर हट रह के डाटा कलेक्शन करता है तो असहभागी अवलोकन हो गया। इसी तरह से दूसरा तरीका हो सकता है प्रश्नावली। जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र उसका बहुत ज़्यादा विशाल होता है, विस्तृत होता है, वो एक जिला हो सकता है, एक प्रदेश हो सकता है, देश हो सकता है, ऐसे में उसका प्रत्येक स्थान पर जाकर डाटा कलेक्शन करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ऐसे में अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है और उस प्रश्नों की सूची को तैयार करके जो भी उचित प्रश्न उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग रहते हैं उन प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से उत्तरदाता के समकक्ष भेजता है। ऐसे में जो डाटा कलेक्शन जो प्राथमिक तथ्य एकत्रित होता है वो काफ़ी हद तक जानकारी तो मिल जाती है, एक कम से कम समय में कम खर्चा होता है, लेकिन इसमें उत्तरदाता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है और इसमें समय की बर्बादी नहीं होती, क्योंकि एक समय में ही एक साथ सारी चिट्ठियाँ, सारे पत्र भेज दिए जाते हैं एक तरह का अनुरोध करके। तो ऐसे में प्रश्नावली का सही माध्यम है जिसके जरिए प्राथमिक तथ्य एकत्रित होता है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर अब वर्तमान समय में काफ़ी लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो प्रश्नावली बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में ये उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में हम इसके जरिए इंटरनेट के माध्यम से भी मेल कर सकते हैं, जिसके जरिए हमको प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से अनुसूची, ये भी एक तरह के प्रश्नों की सूची होती है जब अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र बहुत विशाल नहीं होता है, छोटा क्षेत्र होता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की सूची को तैयार करके खुद उत्तरदाता के समकक्ष जाकर प्रश्नों का उत्तर खुद भरता है। ऐसे में एक फायदा ये है कि अनुसंधानकर्ता अनपढ़ व्यक्तियों से भी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। खासकर हमारा जो ग्रामीण इलाका है जिसमें कम पढ़े लिखे लोग दिखाई पड़ते हैं तो उनसे भी उत्तर प्राप्त हो सकता है। हमारा स्लम एरिया जिसमें कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग हैं तो उनसे भी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो अनुसूची एक ऐसा माध्यम है। हमारे अनुसंधानकर्ता ज़्यादातर अनुसूची का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। इसके अलावा साक्षात्कार, जब हम साक्षात्कार की बात करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में आंतरिक रूप से प्रवेश करते हैं। जब हमारा एरिया बहुत अधिक बड़ा ना हो या कहा जाए एरिया बड़ा हो तो हमारे जो सैंपल है वो साइज बहुत छोटा हो, तो ऐसे में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के समकक्ष जाकर उससे कुछ बातचीत करता है, वार्तालाप करता है और ऐसी स्थिति में, साक्षात्कार की स्थिति में उससे गहन जानकारी प्राप्त की जा सकती है, डिटेल में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो एक तरह से साक्षात्कार भी एक अच्छा माध्यम है जिसके जरिए अनुसंधानकर्ता तथ्यों को एकत्रित करता है। वर्तमान समय में अगर कहें साक्षात्कार का उपयोग कई अनुसंधानकर्ता कर रहे हैं, जिसके जरिए वो किसी भी व्यक्ति से डिटेल में जानकारी प्राप्त करके अपने विषय के अनुरूप उसको चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम बात करें प्राथमिक में जो खासियत क्या है, एक तरह से जब हम प्राथमिक तथ्य एकत्र करते हैं तो उसमें एक तरह से अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। यानी हम प्राथमिक के डाटा कलेक्शन में हम लचीलापन का दृष्टिकोण देखते हैं, अपने हिसाब से उसमें चेंज भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ व्यापक क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है, उसके लिए एक उपयुक्त तरीका है प्राथमिक स्रोत। इसके साथ साथ हम व्यापक क्षेत्र में अध्ययन तो कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं
तथ्य अधिक यथार्थ और विश्वसनीय होते हैं। अब विश्वसनीय इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम खुद इकट्ठा करते हैं, खुद अपनी आंखों से देख के उसको महसूस करते हैं, इसलिए हम उसको पूर्णतः विश्वास किए कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जानकारी होती है जो लोग कहीं हमको द्वितीयक में नहीं मिल सकती हैं, आंतरिक जानकारी होती है, गुप्त जानकारी होती है, वो हम उत्तरदाता के पास बैठकर उससे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे साक्षात्कार के जरिए हमको वो जानकारी मिल जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि प्राथमिक तथ्य एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके जरिए हमको उत्तर प्राप्त करने का एक सहारा रहता है। इसके साथ साथ प्रमाणिक निष्कर्षों तक पहुंचा सकता है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, प्रमाणिक होते हैं, तो ये प्राथमिक में ही हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखने में आता है कुछ ऐसे दोष भी हैं, इसमें परेशानियां भी हैं, जैसे हम इसमें पक्षपात व मिथ्या झुकाव की भी काफ़ी संभावना रहती है। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं, अगर हमारी वो जाति को, हमारी धर्म को, हमारे क्षेत्र को, कुछ हमारी उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही तो हम उस चीज़ को निकाल देते हैं। ऐसा कई अनुसंधानकर्ता करते हैं जिसके कारण कि हमको जो जानकारी है उसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने का अंदेशा रहता है। इसके साथ साथ तथ्य संकलन में भी कभी कई बार कठिनाई आती है। किसी के पास डाटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू लेने के लिए गए या उससे अनुसूची भरवाने गए और वो आदमी नहीं मिला, और अगर मिला भी तो उसने कह दिया आज नहीं हम बात करेंगे, तो इस तरह से परेशानी भी होती है, हमको डाटा नहीं मिल पाता है। और चूंकि हम खुद भरते हैं और खुद भरने के कारण कई बार ये होता है कि हम उत्तरदाता अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो हम अपनी राय देने लगते हैं, और राय देने से क्या होता है कि उसका उत्तर जो वास्तविक रूप से वो बताना चाह रहा था वो उत्तर हमको प्राप्त नहीं हो पाता। ये एक समस्या हमको दिखाई पड़ती है। केवल वर्तमान की ही जानकारी हमको मिलती है, अतीत की जानकारी हमको प्राथमिक में नहीं मिलती है, क्योंकि हम जब उसके पास जाते हैं तो वर्तमान में क्या हो रहा है उसके बारे में वो जानकारी मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर अनुसंधानकर्ता ट्रेंड नहीं, प्रशिक्षित नहीं कि कैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, क्योंकि हमको तो उत्तर प्राप्त करना है। ऐसे में अगर अनुसंधानकर्ता इमोशनल टाइप का होगा या बहुत गुस्सैल टाइप का होगा या उस अपने आप को उसने तैयार नहीं किया है, तो ऐसे में तथ्य संकलन करने में परेशानी होगी, क्योंकि सामने वाला तो आपके लिए नहीं बैठा ना, आपको जानकारी चाहिए तो आप उसके सामने झुक के आओ। तो ये प्रॉब्लम होती है। ये एरिया टू एरिया वेरी करती है। कई बार हम कह सकते हैं कि हमारे खासकर भारत जैसे देश में अगर सेक्स से संबंधित कोई किसी से प्रश्न पूछना चाहे तो बहुत सारी जानकारी नहीं प्राप्त होंगी, लेकिन जैसे डेवलप्ड नेशंस में इससे रिलेटेड जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ये इसके कारण भी हमको एक कमी नज़र आती है। इसके अलावा अधिक मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। अब एक रिसर्चर है, उसके पास स्कॉलरशिप भी नहीं है, कम पैसा है, ऐसी स्थिति में वो एक लिमिटेड समय में अधिक से अधिक लोगों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसमें कई बार वो जो है ना मैनिपुलेशन भी करने लगता है, जिसके कारण हमारे सही रिजल्ट नहीं होते हैं। तो एक तरह का दोष यहाँ पर भी है, मानव शक्ति बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करके लोगों से डाटा कलेक्शन नहीं करवा सकता। वो तो खुद ही जा जाके पूछता है, लोगों से जानकारी प्राप्त करता है, और ऐसे में उसको काफ़ी दिन जाना पड़ता है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है, जो एक तरह की प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा हम द्वितीयक स्रोत की बात करते हैं। द्वितीयक स्रोत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो द्वितीयक होते हैं, अर्थात जो पहले किसी दूसरे ने कलेक्ट किए होते हैं, जो जिसमें अनुसंधानकर्ता का खुद का प्रयास नहीं, बल्कि वो केवल लाइब्रेरी से विभिन्न स्थानों पर जाकर विभिन्न लोगों से जानकारी प्राप्त करता है, जो पहले प्रकाशित हो चुकी होती है या अप्रकाशित रहती है। एक तरह से हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो लिखित ग्रंथ हैं, हमारे सर्वेक्षण रिपोर्ट हैं, संस्मरण है, यात्रा वर्णन है, डायरी है, रिपोर्ट्स हैं, ऐतिहासिक प्रलेख हैं, सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, इन सब को हम कह सकते हैं द्वितीयक के अंतर्गत कह सकते हैं। इसमें एक तो तरीका है व्यक्तिगत प्रलेख, जो व्यक्तिगत से संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख से मतलब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जो नितांत गोपनीय होते हैं। उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्यतः सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित होते हैं, जो किसी की लाइफ से संबंधित जो होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सूचनादाता के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर उन्हें उन्हीं के द्वारा लिखे जाते हैं, लिखे होते हैं, जिनमें स्वयं के अनुभव शामिल होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं पत्र, जैसे वर्तमान समय में तो पत्र बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन एक ज़माना था जब पत्र बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे। आजकल तो फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से पत्र का प्रयोग
हालाँकि जब हम पत्र की बात करते हैं तो ये तो एक तरह का नितांत गोपनीय रूप है। लेकिन जब आदमी पत्र लिखता है तो बहुत सारी ऐसी सूचनाएँ लिख देता है, बहुत सी जानकारी लिख देता है, अपनी आंतरिक भावनाएँ लिख देता है जिसमें जिस पे काफ़ी हद तक विश्वास किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं, जीवन के प्रमुख घटनाओं, अनुभवों, प्रेम, घृणा, अपनी योजनाओं आदि का विवरण प्रस्तुत होता है। अतः इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, और रिसर्च में हमको यही सब चीज़ चाहिए। इसके साथ साथ डायरी, एक सिस्टम ये भी है कि बहुत से व्यक्ति डायरी लिखते हैं और बड़े-बड़े व्यक्ति अक्सर डायरी लिखते हैं। कई लोग दिन प्रतिदिन की घटनाओं के आधार पर डायरी लिखते हैं। डायरियाँ सबसे ज़्यादा रहस्योद्घाटन करती हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी देती हैं। कई बार वर्तमान में आपको पता चलता है कि फलाने की डायरी से पता चला कि फलाना नेता इस तरह का है, फलाना नेता इस तरह का था। तो ये जानकारी डायरी के माध्यम से मिलती है, क्योंकि एक और व्यक्ति को इनकी एक जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं रहता। जब डायरी वो लिखता है तो उसको ये नहीं रहता कि वो जनता के सामने आएगा, जनता को जानकारी मिलेगी। एवं दूसरी तरफ उस घटनाओं एवं क्रियाओं में घटित एवं संपन्न होने के कारण उनको स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता, उसमें किसी तरह का कमी नहीं छोड़ी जाती। उसमें बहुत सारी जानकारी हम एक दूसरे से नहीं कह लेंगे, डायरी में हम वो सारी बातें लिख देते हैं। जानमेज ऐसा कहते हैं। ये काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि नितांत गोपनीय होता है, इसलिए हम उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन इतिहास भी हो सकता है। वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है, किसी डिटेल में जानकारी आत्महत्या से संबंधित होता है। सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जा सकता है। ये एक तरह से दो रूप में हो सकती है। एक तो आत्मकथा हो सकती है, एक जीवन चरित्र। आत्मकथा जिसको कि जो कोई व्यक्ति है वो खुद लिखता है, अपने बारे में सारी जानकारी, डिटेल में जानकारी लिखता है। इस तरह से जो जीवन चरित्र है, कोई दूसरा व्यक्ति एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए डिटेल में जानकारी, उसकी जीवन चरित्र को लिखता है। जैसे हम कहें गांधी जी का के बारे में कोई दूसरा लिखे तो उससे हमको जो जानकारी मिलती है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए यूजफुल होती है, खासकर रिसर्च के लिए। इसके साथ साथ अगर हम जीवन इतिहास के बाद हम संस्मरण की बात करते हैं, अनुसंधानकर्ता के लिए संस्मरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक तरह का व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। कई लोग यात्रा करते हैं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, रोमांचकारी अनुभव होते हैं, उनको संस्मरण के रूप में लिखते हैं या फिर इन्हें समय समय पर अनेक कार्यक्रमों में सुनाते हैं। हम ये देखते हैं कि उन संस्मरण को सुनाया जाता है और एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया करते हैं, साथ में समाज की दशाओं का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई ये इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटीज़ की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उन कॉन्फ्रेंसेज में जो एक्स प्रेसिडेंट्स होते हैं इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के, वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो एक तरह से ये संस्मरण हम कह सकते हैं, संस्मरण लोग छपवाते भी हैं और अपने अनुभव को एक सार्वजनिक स्थान पर बताते भी हैं। तो इनका उपयोग भी रिसर्च में किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा आधार हो सकता है। इसके साथ साथ ये तो एक व्यक्तिगत प्रलेख से संबंधित। दूसरा होता है सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख की स्रोत अनुसंधान में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये द्वितीयक स्रोत में इसका काफ़ी महत्व दिखाई पड़ता है। तो द्वितीयक स्रोत प्राप्त करने में हमको बहुत सारी जानकारी व्यक्तिगत के साथ साथ सार्वजनिक की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें हो सकता है प्रकाशित लेख, बहुत सारे प्रकाशित लेख हो सकते हैं, सरकारी हो सकते हैं, गैर सरकारी हो सकते हैं, संगठनों द्वारा समय से पर प्राथमिक रूप में संकलित के तथ्यों के आधार पर किए जाते हैं। इसमें शोध संस्थानों के प्रतिवेदन हो सकते हैं, यह राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, का प्रकाशन अनुसंधान संस्थान कर सकते हैं, शैक्षणिक शोध संस्थान कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान कर सकते हैं। अन्य शोध परिषद द्वारा इस तरह के लेखों को, प्रकाशित प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है, छपवाया जाता है। इसके अलावा हमारी जो विभिन्न तरह की समितियां हैं, आयोग हैं, इन सब के प्रतिवेदन होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स छपती हैं। विभिन्न आयोग समितियों की रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इन रिपोर्ट्स का उपयोग किया जाता है। इन रिपोर्ट का उपयोग रिसर्च में बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है, क्योंकि कई बार टॉपिक से रिलेटेड कोई आयोग है तो उसकी रिपोर्ट्स का हमारे अनुसंधान कार्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत में हर 10-10 साल पर जनगणना होती है। इस जनगणना की रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जो हमारे रिसर्च के लिए। ये रिपोर्ट में हमको तमाम तरह की जानकारी मिल जाती है उस समय, यानी 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ी, उसमें कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, वो जानकारी हमको मिल जाती है।
कितने किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, ये जानकारी मिल जाती है, किस एज ग्रुप के हैं, ये सारी जानकारी हमको जनगणना रिपोर्ट के जरिए मिल जाती है। एक तरह से सेकेंडरी स्रोत के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ व्यावसायिक संस्थानों या परिषदों द्वारा जो दी गई रिपोर्ट है वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, जो हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है। क्योंकि जब सामाजिक स्थिति को जानने की बात करते हैं सोशल साइंसेज में, सोशल रिसर्च में, सोशलॉजी में, तो हमको बहुत सारी इकोनॉमिक रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो इकोनॉमिक रिपोर्ट भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो प्रकाशन होते हैं कुछ कुछ महीने में, कुछ कुछ वर्षों में, तो वो रिपोर्ट्स भी बहुत उपयोगी होती है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, WHO है, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब की जो रिपोर्ट है बहुत उपयोगी होती है। इसके साथ साथ पत्र पत्रिकाएँ, बहुत सारी जो पत्र पत्रिकाएँ छपती हैं, उन पत्र पत्रिकाओं का भी हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमारी रिसर्च को एक बेस दे सकती हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ हिंदी में हैं, इंग्लिश में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं। उन डिफरेंट लैंग्वेजेस की पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग रिसर्च में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदी में रिसर्च करता हो इंग्लिश की मैगजीन नहीं पढ़ सकता, या इंग्लिश में कर रहा है तो हिंदी की नहीं पढ़ सकता, या उर्दू की नहीं पढ़ सकता। बहुत सारी जानकारी हो सकती है कि हमको उन पत्र पत्रिकाओं में मिले। तो इसलिए हम रिसर्च में डिफरेंट लैंग्वेज की पत्र पत्रिकाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रकाशित लेख, ये भी हम देखते हैं कि लेख के साथ साथ कुछ अप्रकाशित लेख भी हो सकते हैं। ये अप्रकाशित इसलिए भी किए जाते हैं कि गोपनीयता बनाने के लिए, ताकि गोपनीयता भंग ना हो। इसलिए इस तरह के अप्रकाशित लेख ये सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं। संगठनों द्वारा एकत्रित सामग्री गोपनीयता के दृष्टिकोण पर हमारे सामने होते हैं। जो जानकारी हमको मिल जाती है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अभिलेख हो सकते हैं। ये अभिलेख जिनका उपयोग हम अपने रिसर्च के लिए करते हैं। कुछ शोध रिपोर्ट भी हो सकती है प्रकाशित, जैसे बहुत सारे PhD करते हैं लेकिन उसको प्रकाशित नहीं करवाते हैं, तो ये हमको लाइब्रेरीज से मिल सकती है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ हैं, उनसे ये चीज़ मिल सकती है, चाहे वो लखनऊ की लाइब्रेरी हो या कोलकाता की लाइब्रेरी हो या दिल्ली की कई लाइब्रेरीज़, हमको उनसे जानकारी मिल सकती है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम पांडुलिपियाँ की बात करते हैं तो हमारी AMU की लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी इसमें पांडुलिपियाँ हैं, और उन पांडुलिपियों का उपयोग कर सकते हैं। लखनऊ की आचार्य नरेंद्र देव लाइब्रेरी है, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी है, इन सब में आपको पांडुलिपियाँ मिल जाती हैं जिनका उपयोग एक अनुसंधानकर्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अप्रकाशित हमारे लोकगीत होते हैं, लोक संस्कृतियाँ होती हैं, लोक कलाएँ होती हैं, इन सब का भी शिलालेख हैं, इन सब का भी उपयोग अनुसंधानकर्ता करता है। एक तरह से कहा जाए कि सेकेंडरी स्रोत में हमको प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों तरह के सेकेंडरी स्रोत का प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसके जरिए हम रिसर्च को एक आधार मिलता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी की भी काफ़ी उपयोगिता है, सेकेंडरी की भी उपयोगिता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सीमाएं भी हैं। हम ये सीमाएं देखते हैं कि हम प्रकाशित में बहुत सारी द्वितीयक में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती हैं जिनका उपयोग हम समय समय पर करते हैं अपने रिसर्च को आधार देने के लिए, लेकिन सेकेंडरी स्रोत में भी बहुत सारी सीमाएं हमको दिखाई पड़ती, बहुत सारी परेशानियां दिखाई पड़ती हैं कि हम जो देखते हैं कि वो जो प्रकाशित है वो किसी दूसरे ने चेक किया है। कई बार होता है कि वो जो सेकेंडरी स्रोत है, प्रकाशित लेख है, हम उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट सही होगी, या ये किताब में छपा हुआ, ये पत्रिका में छपा हुआ सही होगा। पता चला वो मैनिपुलेशन करके लिखा गया और उसके आधार पर अपने सेकेंडरी स्रोत में हमने उसको उपयोग दे दिया, तो वो हमारे रिसर्च को एक सही दिशा न देकर गलत दिशा दे देता है। ये भी एक प्रॉब्लम हमको दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, चाहे वो प्राथमिक की बात करें, द्वितीयक की बात करें, बिना प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के रिसर्च करना संभव नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा ही नहीं होगा, जब तक हम डाटा का उपयोग ही नहीं करेंगे, तब तक हमको रिसर्च में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में हम रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी कहने का मतलब जितना उपयोग प्राथमिक का है इतना ही द्वितीयक का भी है। केवल प्राथमिक से काम चल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, हमको द्वितीयक की भी ज़रूरत है। जितनी प्राथमिक की ज़रूरत है इतनी द्वितीयक की, क्योंकि हमको ये बताना पड़ेगा कि पहले जो लोगों ने रिसर्च की है उनका डाटा ये है, हमारा प्राइमरी का ये है। प्राइमरी का डाटा द्वितीयक डाटे में थोड़ा सा वर्तमान समय में इम्प्रूवमेंट हुआ है,
क्योंकि समाजशास्त्र में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान की बात बताने के लिए हमको सेकेंडरी डाटा भी होना चाहिए ना। पहले क्या स्थिति थी, उसके आधार पर ही हम वर्तमान को समझाने का प्रयास, कोरिलेशन स्थापित करके हम समझाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लास्ट में ही कहते हैं, हमको प्राथमिक में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, द्वितीयक में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम रिसर्च में प्राथमिक और द्वितीयक के आधार पर रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। आगे फिर और डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमने प्रश्नावली की बात करी, अनुसूची की बात करी, साक्षात्कार की बात करी या सेकेंडरी स्रोत की बात की, इनके बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करें। ठीक।